हेलो नाइन्थ क्लास। आज हम नाजीवाद और हिटलर का उदय चैप्टर पर चर्चा करेंगे जो आपकी वर्कशीट 43 से रिलेटेड है। इसमें बताया जाए किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी के साथ अपमानजनक वर्साई की संधि हुई तो उसके बाद किस तरीके से नाजीवाद और हिटलर का उदय हुआ और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए जिम्मेदार बना। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ताकतवर साम्राज्य यानी बहुत ही पावरफुल किंगडम था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। अब यहाँ पे ऑस्ट्रियाई साम्राज्य यानी ऑस्ट्रिया एक अलग किंगडम था। जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है वो दोनों मिल जाते हैं और अपना एम बनाते हैं पूरे वर्ल्ड पर, पूरी यूरोप पर अपना कब्जा करने का। ठीक है, उन अपनी टेरिटरीज़ का विस्तार करने का। इसी के तहत होता है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ ये आपको याद रखना है, 1914 से 1918 तक। ठीक है, 1914 से 1918 तक ये युद्ध आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसमें दो ग्रुप थे, एक को हम कहते थे मित्र राष्ट्र और दूसरे थे आपके धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियाँ। ठीक है, मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और बाद में इसमें इटली और रोमानिया भी आकर शामिल हो गए। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन शामिल थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया इसमें शामिल थे। और दूसरी तरफ जो केंद्रीय शक्तियाँ थीं उसमें कौन कौन शामिल थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसने कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रूप ले लिया था, जो 1914 से लेकर 1918 तक चला, जिसके लिए पूरी तरीके से हम कह सकते हैं जर्मनी की विस्तारवादी जो नीति थी, विस्तारवादी नीति यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना की नीति जिम्मेदार रही थी। तो 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, बाद में इटली, रोमानिया में शामिल हो गए, के खिलाफ पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 तक लड़ा गया उसने लड़ा। सन 1917 में मित्र राष्ट्रों में अमेरिका भी कूद गया। कौन? अमेरिका। तो इस तरह मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल हो गया? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और अमेरिका। ठीक है, ये किस में थे? मित्र राष्ट्रों में शामिल थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल थे। जब ये युद्ध लड़ा गया 1914 से 18 तक काफ़ी लंबा चला और एंड में हार हुई केंद्रीय शक्तियों की। केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की का जो ग्रुप था वो ये युद्ध हार गया, युद्ध में पराजित हो गए। पराजित यानी हार गए। पराजय के बाद जर्मन सम्राट ने पद त्याग दिया। उसने पद त्याग दिया, उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद वाइमर में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। बच्चों, वाइमर है जर्मनी में ही एक जगह का नाम है। वहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मन ने सम्राट ने पद त्याग दिया तो वहाँ पर वाइमर गणराज्य बना, उसे हम कहते हैं वाइमर गणराज्य। वाइमर गणराज्य बना। वाइमर जर्मनी की एक जगह का नाम है जो मेन वहाँ का क्षेत्र था, मेन शहर था। और उसने एक लोकतांत्रिक सरकार पर आधारित, संघीय आधार पर आधारित ढांचा तैयार किया गया। ठीक है, वाइमर गणराज्य के अंतर्गत संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक सरकार यानी संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक सरकार का मीनिंग है कि जहाँ पर जो सत्ता होती है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बटी हुई होती है और साथ में एक लोकतंत्र था यानी जहाँ पर जनता ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती थी। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की पराजय के बाद जर्मनी में अब मोनार्की के स्थान पर संघात्मक लोकतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया, संघात्मक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण किया गया जिसमें सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। उस समय
महिलाओं को बहुत ज़्यादा अपने राइट टू वोट हासिल करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। तो जर्मनी की सॉरी जर्मनी के इस संघात्मक लोकतांत्रिक संविधान में शुरू से ही महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो वाइमर में संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, जिसके अनुसार जर्मन संसद, ये आपको याद रखना है, जर्मन संसद का नाम है राइक्सटॉग। जर्मन संसद के लिए महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया, और यही क्या था, हमारा वाइमर गणराज्य। जर्मन संसद किस नाम से जानी जाती है, राइक्सटॉग। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारा नया संविधान बना, संघात्मक आधार पर लोकतांत्रिक संविधान, उसमें महिलाओं सहित सभी वयस्क नागरिकों को सार्वभौमिक मताधिकार दिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार यानी सभी को बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, और इसके द्वारा उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि चुने। जनप्रतिनिधि यानी जनता ने खुद अपने प्रतिनिधि चुने ताकि वो शासन कर सके। यही तो होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से खुद शासन करती है। ठीक है, तो इस तरह वयस्क मताधिकार के आधार पर उन्हें जर्मन की जनता को अपने जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया, और इसे ही कहा गया वाइमर गणराज्य। पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साए की एक तरफा शांति संधि ने जर्मनी पर बहुत कठोर और अपमानजनक शर्तें थोप दी। तो एक तरफ तो हार का क्या रिजल्ट रहा पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कि वहाँ पर संघात्मक आधार पर लोकतांत्रिक संविधान और सार्वभौमिक मताधिकार स्थापित किया गया, जो वाइमर गणराज्य बना। दूसरी तरफ मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर बहुत ज़्यादा कठोर और अपमानजनक शर्तें भी लाद दी। ये वर्साए एक जगह है, जर्मनी में ही है ये भी। वर्साए में एक शांति संधि हुई। उस शांति संधि में मतलब ये कहा गया कि अब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करते हैं और आगे भी शांति बनी रहे, इसके लिए जर्मनी के साथ, जर्मनी का जो समय सरकार बनी उसके साथ एक शांति संधि की गई। ये बच्चों कहने के लिए एक शांति संधि थी, लेकिन वास्तव में ये एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसमें जर्मनी के ऊपर बहुत ही अपमानजनक शर्तें लाद दी गई थी। नागरिकों को मतलब बिल्कुल ही आत्मसम्मान होता है उनका इस संधि के कारण डूब गया था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। सबसे पहला काम क्या गया, सबसे पहला पॉइंट आप इसमें क्या दोगे कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की जो सेना थी उसको भंग कर दिया, सेना खत्म कर दी गई ताकि जर्मनी आगे किसी से युद्ध करने की हिम्मत ना कर सके, युद्ध करने की हिम्मत ना दिखा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि वर्साए संधि की अपमानजनक शर्तें क्या थी, या वर्साए संधि की शर्तें क्या थी। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना भंग कर दी। दूसरा पॉइंट, युद्ध की सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया और उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। ठीक है, तीसरा, जर्मनी के खनिज संपन्न राइनलैंड इलाके पर कब्जा कर लिया गया। जर्मनी का एक इलाका है राइनलैंड, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल रिच इलाका है राइनलैंड। ठीक है, तो इस पर भी मित्र राष्ट्रों ने कब्जा कर लिया। चौथा पॉइंट आपका आएगा कि जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, जिसमें तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार, 26% कोयला भंडार जो थे वो फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। ठीक है, तो उसे अपना लगभग एक तरीके से हम कह सकते हैं सब कुछ देना पड़ा। उसे अपने 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार किसको देने पड़े, फ्रांस को, पोलैंड को, डेनमार्क और लिथुआनिया को। अब विडंबना ये थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। पुराना साम्राज्य तो खत्म हो गया था, उसने पद त्याग कर दिया था, अब नया बना था वाइमर गणराज्य, जो कि बिल्कुल एक नए शिशु की तरह था और उसे सब कुछ नए तरीके से स्टार्ट करना था। और उसने काफ़ी अपना सोचा था कि अब हम जर्मनी को एक विकास के रास्ते पर लेकर जाएंगे। मोनार्की की जगह पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना भी की गई। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि
जो वर्साई संधि की शर्तों का पालन जो करना था अब वाइमर गणराज्य को करना था, और उससे तो सब कुछ उसे छीन ही लिया गया था। भाई उसकी आबादी भी ले ली, भूभाग भी ले लिया, उसके लौह भंडार भी ले लिए, कोयला भंडार भी ले लिए, खनिज भंडार भी ले लिए, तो वो कैसे अपना विकास करेगा। और दूसरी तरफ उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना भी लगाया गया, तो ये जुर्माना भी भरना था। ठीक है, तो विडंबना क्या थी कि पुराने साम्राज्य किए गए अपराधों का हर्जाना वाइमन गणराज्य से वसूला गया। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए, वर्साई में हुए अपमान के लिए वाइमन गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। तो जर्मन के जो नागरिक थे उन्होंने अपनी इस वर्साई संधि के लिए वाइमर गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया कि तुमने इस संधि को माना ही क्यों। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ 14 से 18 तक, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की के ग्रुप, मित्र राष्ट्र ग्रुप, जिसमें कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की की केंद्रीय शक्तियों के ग्रुप जो था वो मित्र राष्ट्रों के ग्रुप से हार गया था। मित्र राष्ट्रों में कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, इटली, रोमानिया और अमेरिका। और उसके बाद जो था वहाँ पे जर्मनी में एक सबसे बड़ा चेंज आया कि मोनार्की खत्म हो गई और वहाँ पर लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना हुई, वाइमर गणराज्य जिसे कहा गया। और एक बड़ा जो बदलाव आया वो क्या था, बड़ी जो चीज़ हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में, कि वर्साई की संधि हुई और जिसके अंतर्गत जर्मनी पर बहुत सारी अपमानजनक शर्तें लाद दी गई। ठीक है सॉरी, उससे बहुत सारी चीज़ें ले ली गई, उसकी सेना भंग कर दी गई, उस पर जुर्माने लगा दिए गए, उसकी आबादी, भूभाग, खनिज पदार्थ सब कुछ उससे ले लिया गया। और वहाँ के जर्मनी के लोगों ने इसे अपना बहुत बड़ा अपमान माना, आत्मसम्मान को चोट मानी और इसके लिए वाइमन गणराज्य को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, अब बच्चों हम ये मैप देखेंगे, इसमें आपकी वो इलाके दिए गए हैं जो जर्मन गणराज्य से छीन लिए गए थे। जो आपके ये पिंक कलर में दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जो जर्मनी से ज़मीनें ले ली गई थी, और ब्लू वो हैं जिस पर जर्मनी का अधिकार था। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो हमने इसका आंसर यहाँ पर शुरू में ही देख लिया था कि मित्र राष्ट्रों में कौन शामिल थे और केंद्रीय शक्तियों में कौन शामिल थे। ठीक है, यहाँ से आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, वाइमन गणराज्य किस प्रकार से लोकतांत्रिक था? हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि वाइमन गणराज्य में क्या था, सभी वयस्क महिलाओं के सहित सभी वयस्क नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। तो इस तरीके से ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य था। वर्साई की संधि की कठोर शर्तें क्या थी और इसे अपमानजनक क्यों कहा गया? यहाँ हमने सारी वर्साई की संधि की जो शर्तें थी वो सारी पढ़ी, वही इसमें आप किया जाएंगी। ये अपमानजनक थी क्योंकि इसमें जर्मनी से उसका गौरव एक तरीके से छीन लिया गया था जिसके लिए जर्मनी जाना जाता था। ठीक है, ये सारी शर्तें आप इसमें लिखोगे। आपके अनुसार युद्ध की सारी तबाही के लिए क्या जर्मनी को ही जिम्मेदार ठहराना सही था? अपने उत्तर का कारण भी लिखो। अब इसमें आप बताओगे क्या वास्तव में जर्मनी ही थी जिसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसमें हुई तबाही के लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? तो काफ़ी हद तक थी, क्योंकि उसकी नीति विस्तारवादी नीति थी। ना उसकी नीति विस्तारवादी होती, ना वो बाकी टेरिटरीज पर कब्जा करता, और ना ही फिर बाकी के देशों को भी युद्ध करने के लिए मजबूर होना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप उस समय के एक जर्मन नागरिक होते तो वर्साई की संधि के प्रति आपके मन में क्या भाव होते? ठीक है बच्चों, तो इसमें आप अपने विचार बताओगे कि अगर आप जर्मनी के नागरिक होते और आपका सब कुछ छीन लिया जाता तो उस समय आपके क्या भाव होते, क्या विचार होते। और फिर छठा क्वेश्चन है आपका कि उपरोक्त मानचित्र का अध्ययन कीजिए और वर्साई की संधि के बाद जर्मनी द्वारा खोए गए 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। यहाँ पर हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं पोसेन, और एक आप यहाँ से दे दीजिए लॉरेन। ये दोनों क्षेत्र उससे छीन लिए गए थे। ठीक है, इस तरह आपकी ये वर्कशीट मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।